हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम मारवाड़ के इतिहास की चर्चा कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज मारवाड़ के इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी प्रश्न बनते हैं इतिहास से, मेरे मारवाड़ के इतिहास से, उनके ऊपर भी हमारा पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आज मारवाड़ के इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ के इतिहास की। तो आज के जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपके मोटा राजा उदय सिंह जी। यानी कि जब उदय सिंह जी ये शासन व्यवस्था में आते हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह मारवाड़ का पहला ऐसा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यानी कि इनसे पहले तक जितने भी राजा हुए उन्होंने किसी ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की मारवाड़ के अंतर्गत, चाहे वो मालदेव हो चाहे कोई भी हो। लेकिन मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री यानी कि अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ में करता है। किसके साथ में करता है? जहांगीर के साथ में। यानी कि अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ में कर देता है? जहांगीर के साथ में कर देता है दोस्तों। अब बात करें तो इसका जो पुत्र होता है मानबाई का, जहांगीर का और मानबाई का जो पुत्र होता है वो होता है आपके खुर्रम शाहजहां। कौन होता है? खुर्रम शाहजहां इसका पुत्र होता है। एक जो चर्चा का विषय रहता है और एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जगत गोसाई की उपाधि किसकी है? तो वो है आपकी मानबाई की। किसकी? मानीबाई की उपाधि है जगत गोसाई। जो किसकी पत्नी थी? आपकी जहांगीर की। और पुत्री किसकी थी? तो आपके मोटा राजा उदय सिंह की। ये प्रश्न बनता है। इसके बाद में एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है कि वह कौन सा मारवाड़ का शासक था जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो वो हमारा नाम होगा कौन सा? मोटा राजा उदय सिंह का नाम होगा। किसका नाम होगा दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह का नाम होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये है आपका कल्ला रायमलोट। कौन है? ये वाइट स्क्रीन है, ये दिख नहीं रहा तो अपन इसको लिख देते हैं कल्ला। कल्ला रायमलोट। यानी कि उदय सिंह जी के बाद में शासन शासन व्यवस्था किसके हाथ में आती है? फिर रायमलोट जी के पास में आती है। उदय सिंह के भाई रायमल का पुत्र था। ये कौन था दोस्तों? ये उदय सिंह का जो भाई था रायमल, उसका ये पुत्र था। कौन? कल्ला रायमलोट। कौन था? कल्ला रायमलोट। यह सिवाना का सामंत था। कहाँ का था सामंत? जब ये राजा बना उस समय सामंत कहाँ का था ये? तो ये था आपके सिवाना का। कहाँ का था दोस्तों? तो ये सिवाना का सामंत था उस समय। सिवाना का सामंत था। 1590 में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। यानी कि अकबर जो है वो सिवा कहाँ आक्रमण करता है? सिवाना पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1590 में करता है। कल्ला रायमलोट केसरिया करता है। यानी कि जब ये युद्ध करता है कल्ला रायमलोट उस समय, तो युद्ध की जो विभीषणा होती है वो ये होती है कि कल्ला रायमलोट को केसरिया करना पड़ता है और जो भानकमर होती हैं वो करती हैं जौहर। कौन? भानकमर क्या करती हैं? जौहर करती हैं। और कल्ला रायमलोट क्या करते हैं? तो आपके केसरिया करते हैं। ये बात याद रखनी है आपको कि कल्ला रायमलोट क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। कब करते हैं? तो 1590 में सिवाना पर आक्रमण करता है कौन? अकबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिवाना जो स्थान था वो आपके मारवाड़ के लोगों की शरण स्थली था। क्या था? शरण स्थली कहा जाता है किसको? सिवाना को। तो भानकमर क्या करती हैं? जौहर करती हैं। तो 1590 की घटना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके दो पुत्र थे। किसके? कल्ला रायमलोट के दो पुत्र होते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं हम गज सिंह की। किसकी दोस्तों? गज सिंह की बात करते हैं। गज सिंह की छोटी सी कहानी है। वो ये है कि
गज सिंह की जो दासी होती है अनारा बेगम, इसकी भी खूब चर्चा होती है इतिहास के अंतर्गत, इसकी अनारा बेगम की। तो ये जो मुख्य रूप से गज सिंह जो थे, इनकी ये क्या थी, गर्लफ्रेंड थी। अब गर्लफ्रेंड थी, और जो अमर सिंह था, अमर सिंह ये बहुत बहादुर व्यक्ति था। जसवंत सिंह था, ये थोड़ा सा स्मार्ट था। क्या था, अमर सिंह कौन था, अमर सिंह के अंतर्गत जितनी भी क्वालिटी होती है राजा बनने की, वो सारी क्वालिटी किसके अंतर्गत थी, अमर सिंह की। तो ये तो बड़ा बेटा होता है अमर सिंह, और जसवंत सिंह होता है छोटा बेटा। किसका, गज सिंह के। दो पुत्र होते हैं, अमर सिंह और जसवंत सिंह। अमर सिंह बड़े पुत्र और जसवंत सिंह छोटे। और अनारा बेगम क्या है, गज सिंह की गर्लफ्रेंड। अब होता क्या है कि राजा बनता है कौन, जसवंत सिंह। कौन बनता है राजा, जसवंत सिंह बनता है, अमर सिंह नहीं बनता। एक बार देख लेते हैं इनके बारे में कि अपनी प्रेमिका के कहने पर गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर, जोधपुर का राजा, जसवंत सिंह को क्या करता है ये, जोधपुर का राजा बनाता है। और अमर सिंह को, अमर सिंह को नागौर का, कहाँ का बनाता है, नागौर का राजा बना देता है। यानी कि इसने जसवंत सिंह को तो जोधपुर का राजा बना दिया, और नागौर का राजा बनाया अमर सिंह को। अमर सिंह कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अपना ही भाई है, बन जाने दो। जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी थी। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों, जहांगीर ने दी थी दल थम्मन की उपाधि। ये बात भी याद रखनी है कि दल थम्मन की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। इनके बारे में, जो गज सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी प्रेम का थी अनारा बेगम, तो एक दिन क्या हुआ कि जो जसवंत सिंह था, वो तो स्मार्ट आदमी था। उसने कहा कि भाई राजा तो भैया ही बनेंगे जोधपुर के, भाई अपने हाथ में तो कुछ आना जाना है नहीं। तो जसवंत सिंह ने दिमाग लगाया। जसवंत सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है, अब ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पिताजी मान जाए। तो सुबह का वक्त था, और जसवंत सिंह चला जाता है अनारा बेगम के पास में। अनारा बेगम जो थी, वो सो के खड़ी हुई थी, और आंखें साफ करते हुए आ रही थी बाहर, ऐसे ऐसे करते करते। तो उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह उनकी चप्पल लेके खड़ा है। कौन, जसवंत सिंह चप्पल लेके खड़ा है बाहर। ये देखा अनारा ने, तो उन्होंने कहा कि अरे युवराज, ये क्या कर रहे हो आप। तो युवराज कहते हैं कि अरे नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो वो उनके पैरों में चप्पल डाल देता है, पहना देता है उनको चप्पल, और आशीर्वाद, आशीर्वाद लेता है कि मुझे आशीर्वाद दो। वो उसको आशीर्वाद देती है। वानगी, ऐसा नहीं करते, आप तो युवराज हो और आप, मैं तो दासी हूँ। अरे कोई जसवंत सिंह कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप पिताजी के साथ में रहती हो, आप तो मेरी माँ समान हो। अब अनारा बेगम उससे बड़ी प्रभावित हुई। और इधर अमर सिंह, अमर सिंह तो जाता ही नहीं था अनारा बेगम की साइड में, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि भाई बड़ा तो मैं ही हूँ, और मैं कोई ऐसा कुछ गलत करता भी नहीं हूँ, तो राजा तो मैं ही बनूंगा पिताजी के बाद में। लेकिन यहाँ पर जसवंत सिंह थोड़ा सा गेम खेल जाता है, और गेम खेल जाता है, अनारा बेगम को प्रभावित करता है। तो उसके बाद में अनारा बेगम देखती हैं कि भाई जसवंत सिंह जो है वो अमर सिंह से अच्छा शासक बनेगा। तो वो गज सिंह से कहती है जाके, राजा से, कि महाराज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे, अगर आप वचन दो तो। गज सिंह कहते हैं, माने कि तेरी कौन सी बात नहीं मानी आज तक, तू तो मांग, सब मिलेगा तेरे को। तो अनारा बेगम कहती है कि तुम, ऐसा है, जोधपुर का महाराज जसवंत सिंह को बना दो। अरे गज सिंह कहता है कि अरे कैसी बात कर रही हो तुम, वो छोटा है, और अमर सिंह कितना कुशल योद्धा, कुशाग्र है, कितनी सटीक बुद्धि वाला और विनम्र है, और बड़ा भी है। तो राजा का बनने का अधिकार तो अमर सिंह का है, जसवंत सिंह तो छोटा है। माने कि नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने पहले ही कहा था, आप नहीं मानोगे। तो गज सिंह कहते हैं, मान चल कोई ना, तू कह रही है तो बना देंगे। तो फिर
जो आपके गज सिंह होते हैं वो राजा बनाते हैं किसको, जसवंत सिंह को। किसके कहने पर, अपनी प्रेम का अनारा बेगम के कहने पर। किसके कहने पर, अनारा बेगम के कहने पर वो जसवंत सिंह को राजा बना देते हैं और नागौर का राजा बना देते हैं, नागौर की जागीर दे देते हैं किसको, अमर सिंह को। तो ये छोटी सी घटना थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ जो थे आपके, अभी आपको पता है कि इनके समय की जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो हुई थी इसके मतीरे की राड़। क्या हुई थी, मतीरे की राड़ घटना हुई थी इनके समय। और उसका जो मुख्य कारण ये था क्योंकि एक तो इनको जोधपुर का राजा नहीं बनाया गया था, इनको शासन व्यवस्था दी गई थी नागौर की। तो नागौर की ये घटना है, नागौर में ये घटना हुई थी 1644 ईस्वी में। कब हुई थी, 1644 ईस्वी में। और बीकानेर के शासक होते हैं आपके कर्ण सिंह। कौन होते हैं दोस्तों, कर्ण सिंह बीकानेर के शासक होते हैं। मुख्य जो विवाद वो अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में होता है। और मतीरे की राड़ का मतलब ये होता है कि कर्ण सिंह ये युद्ध जीत जाता है और मतीरे ले जाता है। अब तुम देखो कि उस समय मतीरों के लिए ही झगड़ा हो रहा था। बात तो वो मतीरे वाली नहीं थी, बात ये थी कि आज तो ये मतीरे लेके गया है, कल की डेट में ये घोड़े ले जाएगा, गाय ले जाएगा, बीवी बच्चों को उठा ले जाएगा, देश पर कब्जा कर लेगा, नागौर पर कब्जा कर लेगा। तो बात विवाद वो थी कि भाई ऐसे ही छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार पर अगर आम जन का भरोसा उठ जाएगा तो प्रशासन व्यवस्था तो परास्त हो जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा। तो इसलिए सरकार पर जब तक आमजन भरोसा करते हैं तब तक सरकार चलती है, आपने देखा होगा। और जब आमजन का विश्वास उठ जाता है तो सरकार भी बदल जाती है। तो इसीलिए इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए अमर सिंह युद्ध करता है। और ये घटना कब की है, तो आपकी 1644 ईस्वी की है। और इसमें कर्ण सिंह बीकानेर जीत जाता है। आगे बात करते हैं कि शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था किसने, अमर सिंह ने। यानी कि शाहजहां, खुर्रम, जिसको क्या कहा जाता है, खुर्रम, और इसका पिता कौन था, जहांगीर। जो जहांगीर के साथ में किसकी शादी हुई थी, अभी बताया मैंने आपको। तो जहांगीर के साथ में हुई थी आपकी जगत गोसाई की शादी, यानी कि मानी बाई की शादी हुई थी। वो किसकी पुत्री थी, तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। उसकी शादी होती है किसके साथ में, जहांगीर के साथ में। और इन दोनों का पुत्र कौन होता है, खुर्रम या शाहजहां। तो ये सलावत खान को मार देता है कौन, अमर सिंह, इसके दरबार में। जब उसको मारता है तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है, माने कि भाई इतना ऐसा बिल्कुल निर्भय आदमी, इसने मेरे ही दरबार में इसने मेरे ही सैनिक को, सेनापति को मार दिया। तो इस चीज को देखते हुए इसको कहा जाता था, अमर सिंह को तलवार का धनी या कटार का धनी। क्या कहा जाता था दोस्तों, कटार का धनी कहा जाता था इसको, या तलवार का धनी। कटार कह लो या तलवार कह लो, एक ही बात है। क्या कहा जाता था अमर सिंह को, कटार का धनी कहा जाता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कटार का धनी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कई बार। तो ये बात याद रखनी है कि किसको कहा जाता था कटार का धनी, अमर सिंह को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, अमर सिंह को कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है आपकी जसवंत सिंह, 1638 से 78। भाई जोधपुर के जसवंत सिंह। चलिए, जब जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध युद्ध से, कौन से युद्ध होता है दोस्तों, धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध के युद्ध से बीच में ही, कहां से, बीच में से भागाते हैं साहब ये युवराज, बीच में से भागाते हैं, कहां से, धर्मत के युद्ध में से। तो इनकी जो रानी होती है हाड़ी रानी, हाड़ी रानी होती है जसवंत दे। कौन, जसवंत दे हाड़ी रानी होती है। वो कहती है कि कैसा कायर, कैसा निर्लज्ज आदमी है जो युद्ध में से बीच में से ही भाग आया। एक योद्धा कोई युद्ध में युद्ध छोड़कर भागता है क्या, और ये वहां से आ जाता है, कौन, जसवंत सिंह। जब आ जाता है तो हाड़ी रानी जो होती है वो क्या कर देती है, अपने किले के दरवाजे बंद कर लेती है। क्या कर लेती है, किले के दरवाजे बंद कर लेती है। प्रश्न यहीं से उठ जाता है कि कौन सी हाड़ी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर लिए थे, तो वो हो जाएगी हाड़ी रानी जसवंत दे। कौन,
खाड़ी रानी जसवंती, और बहुत नाराज हो जाती हैं वो, यानी कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए भगोड़ा जो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता हो। आगे बात करते हैं कि इसके समय इसने खजुआ आगरा के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ सूजा का साथ दिया था। किसका? सूजा का। सूजा इसका भाई था औरंगजेब का। बाद में औरंगजेब एक एक करके अपने सभी भाइयों को मार देता है, और औरंगजेब सबसे छोटा होता है। आप देखिए कि सबसे छोटा व्यक्ति और सबको विश्वास में लेकर पहले बड़े वाले को बुलाता है कि बाणी भैया आ जाओ बैठ के बात करते हैं, तो पहले उसको मार देता है। फिर दूसरे वाले को बुलाता है कि भैया चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई माफ कर दो, आप मिल तो लो, याद आ रही है आपकी, तो उसको भी मार देता है। फिर उसके बाद में इसका नंबर आता है, इसको भी पकड़ लेता है और इसको भी मार देता है। लास्ट में अंत में बनता है कौन बादशाह? औरंगजेब। तो ये क्या करता है? तो सूजा का साथ देता है, किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। कौन? जसवंत सिंह। 1678 में अफगानिस्तान में जमरूद नाम का एक स्थान है, जमरूद नाम का एक स्थान है, नामक एक स्थान है, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? अफगानिस्तान में। किसकी? जसवंत सिंह की। तो अफगानिस्तान अभियान पर किसकी मृत्यु होती है? तो जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? तो वो कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। किसकी पे? जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। किसकी मृत्यु पर कहता है औरंगजेब? तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पुस्तकों की। जसवंत सिंह विद्वान आदमी था, विद्वान आदमी था ये। तो इसके जो विद्वान थे वो थे, मतलब जो पुस्तकें हैं वो हैं आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय। और दरबारी विद्वान थे, जो दरबार में जो विद्वान रहते थे वो थे आपके नरहरि दास, जिन्होंने पुस्तक लिखी आपकी अवतार चरित्र। कौन सी? अवतार चरित्र पुस्तक लिखी। और नेक्स्ट थे आपके सूरत मिश्र, बनारसी दास। ये तीन इनके दरबारी विद्वान थे। आगे बात करते हैं मुहनोत नैरसी की। तो इनके दरबार में मुहनोत नैरसी भी रहते थे, जिन्होंने जो पुस्तक लिखी नैरसीरी ख्यात, जो राजस्थान में नहीं पूरे भारत में फेमस है, नैरसीरी ख्यात। कौन सी पुस्तक लिखी? नैरसीरी ख्यात। दूसरी लिखी है उन्होंने मारवाड़ा प्रगनारी विगत। ये दोनों ही पुस्तकें हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा है। किसको? आपके मुहनोत नैरसी को। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मुहनोत नैरसी के ऊपर। तो जो मुहनोत नैरसी थे, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है उनको? अबुल फजल की संज्ञा दी है, मारवाड़ का अबुल फजल। क्या कहा है? मारवाड़ का अबुल फजल। मारवाड़ का अबुल फजल। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद। किसने कहा दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद। इनकी जो दोनों पुस्तकें हैं, नैरसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत, इन दोनों ही पुस्तकों के अंतर्गत दोस्तों, यानी कि मारवाड़ की स्थिति, यानी कि सामाजिक स्थिति, संस्कृति, उन सभी का लेखा जोखा है। किसके अंतर्गत? इन दोनों पुस्तकों के अंतर्गत। और मुहनोत नैरसी की बात कर रहे हैं जब हम, तो देखिए इनकी जो दोनों पुस्तकें हैं, यानी कि मारवाड़ा प्रगनारी विगत और आपकी मुहनोत नैरसी ख्यात, ये दोनों ही पुस्तकें हमें मारवाड़ की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में हमें ये बताती है कि उस समय पर मारवाड़ की स्थिति क्या थी। मुहनोत नैरसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है, यानी कि मारवाड़ राजपूताना एक ही बात हो जाती है आपकी, तो ज़्यादा इतना वो नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी सिंह की। इसे यह जसवंत सिंह के पुत्र थे, यानी कि जसवंत सिंह के दो पुत्र थे। एक तो ये अजीत सिंह भी इनके पुत्र थे।
अजीत सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों ही किसके पुत्र थे? जसवंत सिंह के। तो यह जसवंत सिंह के पुत्र थे, इसने शेर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी कि कह सकते हैं हम कि शेर के खिलाफ से मतलब यह है कि शेर के साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, यानी कि युद्ध लड़ा था। शेर कह सकते हैं कि शेर के साथ में कुश्ती की थी एक तरीके से। किसने? पृथ्वी सिंह ने। औरंगजेब ने इसे जहरीले वस्त्र भेंट किए और इनको मरवा दिया। जहरीले, तो कैसे वस्त्र? जहरीले वस्त्र। तो प्रश्न जो बनता है वो इस तरीके से बनेगा कि वो कौन सा शासक था मारवाड़ का जिसे औरंगजेब ने जहर के वस्त्र पहनाकर मरवा दिया? मतलब जहर के वस्त्र भेंट करके मरवा दिया, यानी कि उसने जहर के वस्त्र पहने और शरीर पर जहर लग गया उसके, और अंग प्रत्यंग पर जहर लगने के बाद में वो उसकी बॉडी में चला गया तो वो मर गया। तो वो कौन था दोस्तों? वो पृथ्वी सिंह जी थे। कौन थे? पृथ्वी सिंह जी थे, जिनको औरंगजेब ने जहरीले वस्त्र भेंट करके मरवा दिया था। आगे बात करते हैं अजीत सिंह की, जिनको दल थम्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल थम्मन कहा जाता है। जसवंत सिंह के पुत्र थे। औरंगजेब ने दिल्ली में रूप सिंह की हवेली में इनको नजरबंद कर दिया था। मैंने कहा, आपको अभी बताया कि औरंगजेब इतना चतुर और इतनी क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था कि उसको जो भी पसंद नहीं आता उसके खिलाफ वो आंदोलन छेड़ देता, युद्ध छेड़ देता, कैसे भी साम दाम दंड भेद। और इतना मतलबी आदमी था वो कि उसके, जब औरंगजेब के इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि उसके बराबर कमीना आदमी कोई नहीं था। इतना हरामी आदमी था वो। औरंगजेब ने दिल्ली में रूप सिंह की हवेली में नजरबंद करवा दिया इसको। अजीत सिंह को क्या करता है? वो रूप सिंह की हवेली में दिल्ली में नजरबंद कर देता है। कौन? औरंगजेब। आगे बात करते हैं इंद्र सिंह राठौड़ की। यह अमर सिंह राठौड़ का पोता था। किसका? वही अमर सिंह राठौड़, नागौर वाला। उसका ये क्या होता है? ये पोता होता है। यह नागौर का राजा था भाई। बाबा बना, फिर बाप बना, फिर उसके बाद में पोता राजा बनता है नागौर का। औरंगजेब ने इसे 36 लाख रुपए देकर इसे जोधपुर का राजा बना दिया था, लेकिन जोधपुर की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब देख लो कितने, 400-500 साल पहले की घटना। यानी कि उस समय भी यानी कि उस समय भी धुआंधार रिश्वत चला करती थी। अब इसमें क्या करता है ये इंद्र सिंह? औरंगजेब को रिश्वत देता है, यानी कि 36 लाख रुपए देता है। यानी कि तुम ऐसा है, मेरे को जोधपुर का राजा बना दो, जितना पैसा चाहिए उतना दे दूंगा। तो 36 लाख रुपए में राजी हो जाता है। वन चल ठीक है, मैं तेरे को राजा बना देता हूँ। तो ये 36 लाख रुपए देता है, और ये कौन? औरंगजेब उसको राजा बना देता है जोधपुर का। लेकिन भाई जनता तो जनता ही होती है, पहले भी लोकतंत्र था। लोकतंत्र जब अपनी ताकत दिखाता है तो फिर बहुतों का तख्ता पलट हो जाता है। भले ही राजा बन गया था, गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन आम जनता ने क्या किया? इसको स्वीकार नहीं किया और इसको वहां से गद्दी से हटा देते हैं। माने भाई तू चल, तू तो रिश्वत दे के आया है। तो औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। मान के इसको अब हटा ही दिया तो उसने इसको क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। किसने? जोधपुर को। कौन कर देता है? तो औरंगजेब कर देता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अजीत सिंह की। पन्ना धाय एवं दुर्गादास राठौड़ ने बचाया था इसे। पन्ना धाय का नाम जोधपुर के गीत धूसों में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? धूसों में लिया जाता है। और आपकी यानी कि 1708 में देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह राजा बनता है। अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी फर्रुख शेर के साथ में की थी। किसके साथ में की थी? फर्रुख शेर के साथ में की थी। इसकी हत्या इसके पुत्र भक्त सिंह के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भक्त सिंह के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? अजीत सिंह की। अब देखिए पन्ना धाय, पन्ना धाय की जब हम चर्चा करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी सूरवीर महिला, इतनी दिलेरी किसी के अंदर कैसे आ सकती है? तो ये वो वीरांगनाएं हैं, वो महान आत्माएं, वो पूज्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने राजा की प्रतिष्ठा, अपने राजा के वंश को बनाए रखा। किसने? पन्ना धाय ने। तो पन्ना धाय तो अमर हैं, उनकी तो बात ही नहीं की जा सकती। तो जोधपुर के दूसरों में इनका आज भी संस्कृति और कल्चर में आज भी देखिए, आज भी पन्ना धाय का नाम अमर है और उनका नाम लिया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर का जो गीत है उसमें।
फिर जो एक घटना होती है उसके बाद में इसको राजा बनाया जाता है, किसको, अजीत सिंह को। अजीत सिंह की शासन व्यवस्था इतनी कुछ खास नहीं थी, ये उतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इनकी शासन व्यवस्था में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। ये अपनी बेटी की शादी करते हैं इंद्र कंवर की फर्रुखसियर के साथ में, किसके साथ में, फर्रुखसियर में। फर्रुखसियर को इतिहास में घृणितकायर के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, घृणितकायर के नाम से जाना जाता है, किसको, फर्रुखसियर को। घृणित, घृणित कायर किसको कहा जाता है, फर्रुखसियर को कहा जाता है घृणित कायर। बाद में इसकी जो हत्या है अजीत सिंह की, वो उसका ही पुत्र कर देता है, कौन, बख्त सिंह इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद में बख्त सिंह राजा बनता है। आगे हम बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ एक महान आत्मा मारवाड़ की धरती पर पैदा होती है। पिताजी इनके आस्करण थे माता नेत कंवर, कौन, माता नेत कंवर थी। जन्म होता है इनका सालवा जोधपुर के अंतर्गत। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को रामपुरा व विजयपुर की जागीरें दी थी। उपाधियां, जब हम इनकी उपाधियों की बात करते हैं तो राठौड़ों का यूलिसेज, राठौड़ों का यूसीलेस, राजपूताना का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का अणविद्या मोती, ये इनकी उपाधि हैं, किसकी, दुर्गादास राठौड़ की। राठौड़, राठौड़ों का यूलिसेज और राजपूताना का गैरीबोल्डी और मारवाड़ का अणविद्या मोती किसकी उपाधियां हैं दोस्तों, तो ये दुर्गादास राठौड़ की उपाधियां हैं। इसी के साथ में मारवाड़ का जो इतिहास है दोस्तों वो समाप्त होता है यहीं पर। आगे हम बात करेंगे बीकानेर के इतिहास की। बीकानेर के इतिहास की चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत, और तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको मैं कहानियां सुनाकर और खुश करता रहूं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमको पेपर पास कैसे करना है, परीक्षा में सफलता हासिल कैसे करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। और प्रश्न कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज़ याद रखनी है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में जो मूल रूप से जो पूछा जाता है वो इनकी उपाधियों के बारे में पूछा जाता है। राठौड़ों का यूजलेस किसको कहा जाता है, तो वो आपको दुर्गादास को। राजपूताना का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का अणविद्या मोती, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीनों ही उपाधियां इनकी प्रत्येक बार एक एक करके इनको पूछा जाता है। पिता आस्करण के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और जन्म जोधपुर में हुआ था, और माता नेत कंवर थी। ये 4-5 चीज़ें हैं दुर्गादास जी के बारे में। इसी के साथ में मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाता है। आगे की क्लास में बीकानेर के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे, शुरुआत करेंगे उसकी। इसके साथ में क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।